रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल, एपिसोड 12। अब आगे। अद्विक तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन अनामिका उसे कहीं नहीं दिखी। वही उसे वहां न देखकर वो एकदम से बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे अनामिका कहीं नजर ही नहीं आई। उसने धीरे से कहा, स्पार्कल, अभी तो यही थी, कहाँ गई? अंडस्को, क्या वो गुस्सा हो गई? अंडस्को। ये ख्याल आते ही वो थोड़ा बेचैन होकर आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे एकदम से उस लड़की का ख्याल आया, जिसके कारण उसकी स्पार्कल को वो ठीक से देख भी नहीं पाया और वो पता नहीं क्या सोच रही होगी। अभी उसके प्यार के फूल खिले भी नहीं थे और आग पहले लग गई अंडस्को। उसने तुरंत पलटकर गुस्से से उस लड़की को घूरा। वही वो लड़की जिसने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें मुश्किल से उसके बॉडी कवर हो रही थी। उसकी क्लीवेज बहुत अच्छे से विजिबल हो रही थी। फिलहाल वो अपने सामने खड़े अद्विक को खुद की तरफ घूरता पाकर थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी अंडस्को वो लिस्टफुल नजरों से अद्विक को ऊपर से नीचे तक ताड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सेलिब्रिटी को अपने सामने देखकर, वो भी अकेले, ये मौका वो कैसे जाने देती भला। उसने दूर से ही अद्विक को देख लिया था और जानबूझकर टकराई थी ताकि अद्विक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद तो उसके मजे ही मजे हैं, लेकिन यही उससे गलती हो गई। खैर, बेवकूफ़ों को कौन समझाए। वही उस लड़की के थोड़ी दूरी पर नील परेशान सा आ रहा। उसने सब कुछ दूर से देखा तो अपनी जगह पर रुक गया। अद्विक को उस लड़की की तरफ घूरता पाकर उसने एकदम से अपना सर पकड़कर बेचैनी से कहा, लो गई भैंस पानी में। अब ये पागल इंसान पता नहीं क्या करेगा अंडस्को इस लड़की का, भगवान जाने। ऐसे ही आजकल इसके सर पर आशिकी का भूत सवार हो गया है। उफ, चल नील, अंडस्को कह को आगे की तरफ बढ़ गया। वही अद्विक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन एक डिस्टेंस बनाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें सिर्फ उसके चेहरे को घूरे जा रही थी। उसने उसकी बॉडी को देखा तक नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो इतनी हॉट लड़की को देखकर नज़रें फिसल ही जाती। खैर, अद्विक ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की और अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की? अंडस्को उस लड़की यानी शैला के भाव बदले, लेकिन फिर भी उसने अपने होठों को काटते हुए, अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए सिदकते आवाज में कहा, वो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो खुद को रोक ही नहीं पाए। प्लीज आप गुस्सा। चुप, बिल्कुल चुप। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी स्पार्कल पता नहीं कहाँ चली गई। और तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुमने मेरी स्पार्कल के इकलौते फ्यूचर हस्बैंड को अपने गंदे हाथों से छुआ। अद्विक ने गुस्से से गरजते हुए कहा, इकलौता फ्यूचर हस्बैंड? इस बात को सुनकर शैला एकदम से कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसे जलन भी होने लगी। अंडस्को इकलौता हस्बैंड? क्या ये कमिटेड है भी तो क्या ही हो गया? और ये स्पार्कल कौन? शैला ने सोचा कि वो अद्विक को अपने प्यार में गिरा देगी तो वो उसका इकलौता हस्बैंड होगा। उसे तो बस अद्विक को सीड्यूस करके अपने जाल में फंसाना था। वहीं नील ने जब अद्विक की बात सुनी तो अजीब नजरों से उसे घूरते हुए कहा, अभी तक भाभी जी ने इसे भाव तक नहीं दिया और ये खुद को उनका हस्बैंड समझ रहा है। ख्याली पुलाव बनाना कोई इससे सीखे। वही शैला ने अपने लटों को उंगली से घुमाते हुए अद्विक की बातों को इग्नोर करके थोड़ी सिदकते आवाज में कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मून बनने के लिए रेडी हूँ। आई मीन, छोड़ो भी इन बेकार की बातों को, क्यों न हम रूम में बैठकर। ये कहकर उसने एक कदम अद्विक की तरफ बढ़ाया तो अद्विक ने 4 कदम पीछे लेते हुए घिन से कहा, वही रुको बदबूदार लड़की, तुमसे बदबू आ रही है, छी। अद्विक ने अपने नाक को कवर करते हुए फोन पर कुछ किया और तभी वहां बहुत सारे वेल ट्रेन्ड गार्ड्स आ गए। उसने उन सबको देखते हुए ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की को पकड़कर अच्छा सा सबक सिखाओ। मैं अभी अपने स्पार्कल के पास जा रहा हूँ। फिर रुककर वो पीछे पलटकर शैला की तरफ देखा। उसके चेहरे से होते हुए उसकी नज़र उसके बालों में अटक गई। शैली पहले डरी थी, लेकिन अद्विक को खुद को घूरता पाकर खुश हो गई और अपने बालों में उंगली घुमाने लगी। तभी अद्विक की आगे की बात सुनकर उसके होश उड़ गए और आंखें फैल गई अंडस्को, क्योंकि अद्विक ने अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, ये अपने बाल बहुत घुमाती है, इसलिए इसे टकला बना दो। न रहेंगे बाल न बजेगी बांसुरी। अंडस्को और ये कहते हुए वो बिना रुके आगे की तरफ तेजी से बढ़ गया। नील को एकदम से जोरदार हंसी आ गई। उसका दोस्त सच में अनएक्सपेक्टेड है, इतनी खतरनाक सजा ये तो अद्विक ही दे सकता है। अंडस्को वही शैला की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने अद्विक के पीछे जाने की कोशिश की,
लेकिन तभी उन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, पागल हो क्या, छोड़ो, मेरे बालों को कुछ किया तो चौरंगी नहीं अंडरस्को जाने दो मुझे, वो चिल्लाई। अरे ऐसे कैसे मैडम, तुम्हें तो मून बनने का बड़ा शौक है न? चलो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ मून, स्टार, मार्स, जुपिटर क्या होता है, वो भी लाइव अंडरस्को। नील ने एकटेई मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, आखिर उसके एकलौते दोस्त का ना बसा हुआ घर तोड़ा है इसने। उसकी बात सुन शैला घबरा कर इधर उधर देखते हुए चीखने बली थी कि तभी उन गार्ड्स ने उसका मुंह बंद कर दिया और वहां से लेकर चले गए। नील भी उसके साथ आगे गया। अंडरस्को। वही दूसरी तरफ उसी फ्लो के ऊपर वाले वेब एरिया में अनामिका अर्जुन के साथ रूम में बैठी थी। हालांकि वहां उसके अलावा 4 लोग और थे, 2 फॉरेनर और 2 इंडियन थे। उनमें से एक फॉरेनर जैक ने थोड़ा घबराते हुए कहा, एमजेआर, हमें आपके साथ काम करने में खुशी होगी, लेकिन आपकी जो शर्त है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे हमें प्रॉफिट बहुत कम होगा। अर्जुन ने इस बात पर एक नज़र अनामिका को देखा जो कुछ सोच रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं था। लेकिन फिर उसने सामने जैक की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर जैक, लेट मी रिमाइंड यू, आपको जो मटेरियल्स मिलेंगे वो सब आपको एआर एंटरप्राइजेस की तरफ से ही प्रूव की जाएगी। लगता है आपकी मेमोरी लॉस हो गई है शायद अंडरस्को। उसकी बात पर जैक थोड़ा हड़बड़ा गया। उसे अच्छे से समझ आ गया कि अर्जुन का इशारा किस तरफ है। इतना बेवकूफ़ नहीं था वो। तभी अनामिका ने गहरी आवाज में कहा, एनी प्रॉब्लम मिस्टर जैक अंडरस्को। जैक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, NN.NO MJR अंडरस्को। अब उसे मरना थोड़ी था। हम गुड अंडरस्को। इसी के साथ डील फाइनल हो गई। वही दूसरा फॉरेनर जो लस्टफुल नजरों से अनामिका की तरफ देख रहा था। अनामिका का ध्यान एकदम से उसकी तरफ गया। उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने बिना एक सेकंड किए अपनी गन निकली और सीधा उसकी तरफ शूट कर दिया। सभी एकदम से कांप गए और सामने वो इंसान अपनी सीट पर लुढ़का पड़ा था। ये नज़ारा बड़ा भयानक था क्योंकि अनामिका ने सीधे उसकी आंखों में गोली चलाई थी। रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हैरत से अनामिका को देखा, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। वही जैक की हालत खराब हो गई। इधर अद्वैत ने अब तक हर तरफ देख लिया, लेकिन उसे कहीं भी अनामिका नहीं मिली। वो परेशान सा एक जगह खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा। तभी कुछ सोचकर वो तेजी से एक तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो होटल की सीसीटीवी रूम के अंदर बैठा था। उसने नील को पहले ही वहां आने का बोल दिया था। एडविक ने तुरंत सीसीटीवी चेक किया और उसमें वो सीन दिखाई दिया कि कैसे वो लड़की टकराई, कैसे अनामिका वहां आई और फिर वो सीधा लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चली गई। उसके साथ अर्जुन भी था। वही अर्जुन को देखकर अद्वैत का दिल जलन से भर गया। वो घूर घूर कर अर्जुन को देख रहा था, जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो। उसने कुछ सोचा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, तुम इसकी कॉपी मुझे दो, और हाँ, इस बदसूरत लड़के को मेरी स्पार्कल के साथ अलग कर दो, एडिट करके, और थोड़ा दूर। नहीं, एक काम करो, इसे इकट्ठी कर दो, समझे? उसकी बात सुन वहां रूम में मौजूद लोगों की आंखें बड़ी हो गई। सब परेशान हो गए, करे तो करे क्या, क्योंकि अद्वैत कोई छोटा मोटा इंसान तो था नहीं। ऊपर से अद्वैत ओबरॉय खुद में ही एक ब्रांड था। नील ने आंखें छोटी करके अपने जलकुकरे दोस्त को देखा, जिसे सीसीटीवी में भी अनामिका के साथ किसी और को देखकर जलन हो रही थी। मतलब ही हद है यार, इतनी जलन अंडरस्को। अद्वैत ने देखा कि स्टाफ उसकी बात नहीं सुन रहा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने इधर उधर देखा, सभी कंफ्यूज होकर उसे ही देख रहे थे। आखिर वो करना क्या चाहता है? उसने तुरंत साइड में रखा एक पानी का जग उठा लिया और वहां के मेन सिस्टम के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके इस एक्शन से सबका गला सूख गया, क्योंकि वो सिस्टम पर पानी गिरने से पूरे पैराडाइज होटल की सिक्योरिटी नुकसान पहुंचा सकता था। एक बड़ा लॉस उन्हें झेलना पड़ता अगर उस पर पानी गिर जाता, सब ब्लास्ट हो जाता। अद्वैत ने एकदम से उस जग का ढक्कन खोलकर स्टाफ हेड को देखते हुए गुस्से से कहा, तुम करते हो या नहीं? अरे सर प्लीज रुकिए, उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए प्लीज सर, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं बात रिपीट नहीं करता, अब ये सारा नुकसान तुम झेलोगे, कहकर वो पानी डालने वाला ही था कि तभी, नहीं सर प्लीज, मैं करता हूँ सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट, स्टाफ हेड ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। वहीं कुछ लोग तो मुंह खोले और आंखें बड़ी किए अद्वैत को देख रहे थे। मतलब क्या है ये इंसान, इतनी जलन?
स्टाफ हेड ने जल्दी जल्दी एक एक्सपर्ट बुलाकर कुछ एडिट करके अनामिका के बगल से अर्जुन को हटा दिया, जिससे अब अनामिका वहां अकेली थी। अब जाकर अद्वैत के फेस पर सेटिस्फैक्शन के भाव आ गए, जैसे वो अब संतुष्ट हो। उसने बिना कुछ बोले वो जग साइड रखा और बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से बाहर निकल गया। सब उसे देखते रह गए, किसी ने भी अद्वैत का ये साइड एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिर नील भी तुरंत पीछे पीछे गया। वहीं पीछे खड़े रह गए शॉक्ड लोग। इधर अनामिका ने बिना किसी भाव के उस डेड बॉडी को देखा, जिसकी आंखों पर 2 गोलियां दागी गई थी। वहां मौजूद सभी खड़े खड़े कांप रहे थे। अनामिका बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकलते हुए अर्जुन से बोली, क्लीन द मेस अंडरस्कोर, क्लीन द मेस। ये खरोश ने मुझे अपना परमानेंट सफाई वाला समझ लिया है। जब देखो किसी न किसी को ठोक देती हैं और सफाई मेरे लिए छोड़ देते हैं। बताओ, मैं असिस्टेंट हूँ, कोई लाशों की सफाई करने वाला थोड़ी हूँ। हाँ, और ये बेवकूफ़ गधा क्या ये जानता नहीं है कि किसे देख रहा था? बताओ, लोग खुद ही अपनी मौत को बुलाते हैं, जैसे आओ बैल मुझे मारो। यहाँ तो आओ शेरनी मुझे मारो वाला सीन है। अर्जुन बड़बड़ाते हुए चिढ़ते हुए उस डेड बॉडी को देख रहा था। वहीं उसका बड़बड़ाना वहां मौजूद 3 लोगों ने भी सुन लिया। वो तीनों इन्वेस्टर्स थे। तीनों के पैर तो जैसे जम गए थे। वो बस मुंह खोले अर्जुन को देख रहे थे, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे बाहर खिसकने लगे। वहीं अर्जुन की नज़र अचानक उन पर गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, अरे रुको, इसे साफ कौन करेगा? ये तुम्हारा साथी है, इसे अपने साथ ले जाओ। पर ने तो आपको अंडरस्कोर। अरे चुप रहो, वो मैं देख लूंगा कैसे। ये तुम्हारा जोड़ीदार है, इसे अपने साथ ले जाओ। मुझे क्या, मैं चला, कहकर अर्जुन तुरंत वहां से खिसक लिया। वहीं उन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उनके साथ हुआ क्या। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने काम में लग गए। इधर अनामिका गुस्से से आगे बढ़ रही थी। वो सीधे एक कॉरिडोर से आगे की तरफ जाने लगी कि तभी किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये कौन है। उसने काश कर अपनी आंखें बंद की और झटके से उसे जोर से धक्का दे दिया। वहीं अद्वैत, जो अनामिका को सामने देखकर खुश हो गया था, धक्का देने से बैलेंस बना नहीं पाया और थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसने सामने अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ही गुस्से से देख रही थी। स्पार्कल, अपने फ्यूचर हबी को कोई ऐसे धक्का देता है भला? तुम तो अभी से ही मुझ पे अत्याचार करने लगी हो। आगे क्या क्या करोगी अंडरस्कोर? क्या कहा फ्यूचर हबी? क्या बकवास है? अनामिका ने बिना किसी भाव के उसे घूरा और कहा, और उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगी। लेकिन अद्वैत को ये कहाँ मंजूर था कि अनामिका उसे इग्नोर करे। उसने एक झटके से उसकी कमर पकड़ ली। अनामिका कुछ कहती कि तभी अद्वैत ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपने मैग्नेटिक आवाज में मिश्री घोलते हुए कहा, एक बार मेरी बात तो सुनो स्पार्कल, फिर जितना मन चाहे गुस्सा कर लेना, और तुम चाहो तो मार भी लेना। अनामिका बिल्कुल चुप हो गई। क्यों, नहीं पता, बस चुप हो गई और खाली आंखों से अद्वैत की आंखों में देखने लगी। उसे चुप होता देखकर अद्वैत के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तभी अंडरस्कोर अद्वैत के हाथ अब भी अनामिका के होठों पर थे। वो बेहद इंटेंसिटी के साथ अनामिका की उन समुद्र सी गहरी नीली आंखों में देख रहा था। एक की आंखों एहसासों से भरी थी, वही दूसरी की आंखें जैसे खाली किताब, जैसे उसमें जान होकर भी जान न हो। एक अनकहा सा दर्द जो देखना नामुमकिन सा है, लेकिन अद्वैत के लिए शायद नहीं। अद्वैत बेहद गहराई से उसकी आंखों में झांक रहा था, जैसे अंदर छुपे हर एक राज को ढूंढना चाहता हो, जिस तक पहुंचना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। अद्वैत ने वैसे ही धीमी आवाज में उसकी आंखों को देखते हुए अचानक से गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, प्यारी सी। अनामिका ने जब उसकी बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन हल्के बदले। उसने अपनी आंखों में फेर लिए और उसे हल्का धक्का देने के लिए अपने हथेलियों को उसके मजबूत छाती पर रखा। उसे अचानक महसूस हुआ कि अद्वैत की धड़कनें नॉर्मल स्पीड से कुछ ज्यादा ही स्पीड धड़क रही है। तभी अद्वैत ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे बिना कुछ बोलने का मौका या कुछ कहे दिए तुरंत वहीं एक रूम की तरफ अंदर ले गया। वहीं अनामिका बिना किसी भाव के अपने और अद्वैत के हाथ को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वही अद्वैत उसके हाथ को ऐसे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो अपने हाथ छुड़ाकर कहीं भाग जाएगी,
लेकिन उसके पकड़ने में भी एक अलग ही नरमी थी, जैसे वो उसे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हो। वहीं अद्वैत जल्दी से अनामिका को रूम में ले आया। उसे डर था कि कहीं अनामिका मना न कर दे या कहीं चली न जाए, फिर वो क्या करेगा। वहीं अनामिका बस उसे देखती ही रह गई। रूम में आते ही अनामिका ने अद्वैत की तरफ देखते हुए कहा, अब आप छोड़ेंगे मेरा हाथ? नहीं, अद्वैत ने बिना डरे जवाब दिया और उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस दी, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। उसने कुछ सोचा, अनामिका बस उसे देख रही थी, वो करना क्या चाहता है। वहीं अब अद्वैत रूम ने इधर उधर चक्कर काट रहा था। शायद वो कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। अनामिका के चेहरे पर अब इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि अद्वैत ने एक सेकंड भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लपेटे हुए इधर से उधर घूम रहा था। अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या प्रॉब्लम है? तभी अद्वैत ने एकदम से एक पेन ड्राइव निकाली और सीधा उसे सामने स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया और अनामिका का हाथ पकड़कर टीवी के सामने खड़ा हो गया। अनामिका ने एक बार स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अद्वैत को। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई और अब उसे गुस्सा आ रहा था। इस आदमी पर पता नहीं क्या ही कर रहा है। अद्वैत ने एकदम से अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रही थी, तो उसने तुरंत अनामिका की चिन को पकड़कर हल्के से सामने की तरफ मोड़ते हुए बेशर्मी से कहा, मुझे बाद में देखना स्पार्कल, मुझे देखने के लिए जिंदगी पड़ी है, जैसे चाहे वैसे देखना, पर अभी सामने तो देखो। वहीं उसकी डबल मीनिंग बातें अनामिका को अच्छे से समझ आ रही थी कि उसकी बातें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान सामने की तरफ स्क्रीन पर गया, जहां वही सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जहां जब वो शैला जानबूझकर अद्वैत से टकराए, वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। अनामिका के एक्सप्रेशन हल्के बदले, लेकिन उसने जल्दी ही एक्सप्रेशनलेस चेहरा बना लिया, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, अद्वैत ने तुरंत अनामिका के सामने खड़े होकर क्यूरियस होकर उसके एक्सप्रेशन देखने लगा। लेकिन जैसा एक्सप्रेशन उसे चाहिए था, वो तो उसे मिला ही नहीं। अनामिका ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? इसका मैं क्या करूं? अद्वैत ने अनामिका को कुछ पल देखा, फिर तुरंत उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो गई थी? और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, नहीं तो फिर तुम मुझे रोमांस भी नहीं करने दोगी। अद्वैत की बातें ऐसे थीं जैसे उसने अनामिका के साथ पूरी फैमिली प्लानिंग की तैयारियां पहले ही कर रखी है और सब कुछ सोच लिया है। अनामिका कुछ पल उसकी बातें सुन स्पीचलेस हो गई। कुछ पल की चुप्पी के साथ वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी अचानक से अनामिका ने कहा, आपने कुछ ज्यादा ही आगे की प्लानिंग नहीं कर ली है, जैसे फ्यूचर नहीं हो गए, मुंगेरी लाल के सपने हो गए हैं। और किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? करूंगी का क्या मतलब है? अद्वैत अब एक कदम और उसके करीब आ गया था, इतने करीब कि उसकी सांसें अनामिका के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आने लगी। सिचुएशन ऐसी थी कि अद्वैत अनामिका के ऊपर हल्का झुक गया था। वैसे तो अनामिका की हाइट अच्छी थी, लेकिन अद्वैत के सामने वो थोड़ी छोटी ही लगती थी। वहीं उसने तुरंत ही उसके कमर पर हाथ रखते हुए हस्की वॉइस में कहा, बोलो स्पार्कल, करूंगी का क्या मतलब है? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। मैं अब कमिटेड हूँ। वैसे तो अभी तुम थोड़ी छोटी हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे 20 होने का वेट करूंगा, फिर दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद मैं तो 10 बच्चे करूंगा, ठीक है? वैसे भी मैं तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड। और हाँ, उस बदसूरत आदमी से दूर रहना, तुम थोड़ी ठीक है, तुम बस मेरी हो। इतना कहकर वो आराम से अनामिका की तरफ देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हो, मैं जो बोल रहा हूँ करके रहूंगा। वहीं अनामिका आंखें बड़ी किए बस अद्वैत का ह्यों देख रही थी। उसका तो दिमाग ही उसकी बातें और डिमांड की लिस्ट सुनकर ब्लैंक हो गया था। मतलब ये कब हुआ? अभी तो उसने इस इंसान को कुछ कहा भी नहीं और ये मतलब पूरा फ्यूचर प्लानिंग एडवांस में करके बैठा है। और ये 10 बच्चे कौन करता है? अनामिका ने अचानक से उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मुझे अब तक लग रहा था, पर अब यकीन हो गया कि यू नीड अर्जेंट ए सीक्रेट रिस्क। पागल हैं आप, आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है, समझे? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी अद्वैत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया।
अनामिका ने मुड़कर अपने हाथ की तरफ देखा, फिर एडविक की तरफ जो उसे ही देख रहा था। एक इंटेंसिटी के साथ उसने उसी इंटेंसिटी के साथ कहा, इलाज तो मैं करवा लूं, बस शर्त इतनी है कि इस पागल का इलाज अगर तुम करोगी तो। अनामिका ने भी वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पागलों का इलाज नहीं है मेरे पास। उसकी बात सुन अद्विक के चेहरे पर हल्की गहरी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ डीप वॉइस में उसकी कानों के करीब आकर सेंसुअल वे में कहा, तो सीख लो न इलाज, जरूरत पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि इस पागल की दवा भी तुम ही हो। अनामिका को अपने कानों के पास अद्विक की गर्म सांसें बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। एक अजीब सा सेंसेशन, एक अलग सा एहसास उसके पूरे शरीर में कौंध गया। अंडस्को दूसरी तरफ राघव परेशान सा अपने ऑफिस में अपना सर पकड़े बैठा था। तभी उसे एकदम से रिक्तांश का ख्याल आया। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उसके आते ही उसने तुरंत उसे रिक्तांश को कांटेक्ट करने को कहा। वही घर पर विशंभर जी अपने स्टडी रूम में बैठे आनंद जी से बात कर रही थे अंडस्को। तभी आनंद जी ने हल्का परेशान होते हुए कहा, तू मुझे क्यों मना कर रहा है? वो कंपनी तेरे मेहनत की कमाई का फल है, उसे ऐसे बर्बाद होते हुए तू कैसे देख सकता है? मैं तो नहीं देख सकता, मुझे नहीं होगा। मैं तुरंत रक्तांश को बोलता अंडस्को। नहीं आनंद, अंडस्को विशंभर जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, ये सब जो हो रहा है होने दे, ये सब उन लोगों के कर्मों का फल मिल रहा है, अब भुगते सब। अब आनंद जी कुछ बोल नहीं पाए। तभी अंडस्को, विशंभर जी और आनंद जी दोनों ही इस समय कॉल पर थे। आनंद जी के लाख समझाने और कहने के बावजूद भी विशंभर जी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। इससे आनंद जी परेशान हो गए। तभी विशंभर जी कुछ देर चुप रहकर गहरी सोच में डूब गए और फिर उन्होंने तुरंत आनंद जी को कहा, तुम रक्ताश को भी कह दो कि वो भी उसकी कोई मदद न करे। अंडस्को, और हाँ अंडस्को, मेरी बात तो बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब कोई बहस नहीं। विशंभर जी ने आनंद जी की बात तो बीच में काटते हुए कहा, अब इस विषय पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और तुझे मेरी कसम। अंडस्को, आनंद जी अब बिल्कुल चुप हो गए। वे क्या ही कहते, उसे कसम जो मिल गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी विशंभर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया और फिर गहरी सोच में डूब गए। वहीं दूसरी तरफ अनामिका और अद्वैत दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे। तभी अनामिका की नज़र अचानक से अद्वैत की गर्दन के पास पर एक निशान पर पड़ी। उस निशान को देखते ही उसकी बेहद गहरी हो गईं। उसकी नज़रें अब भी उसी निशान पर जमी हुई थीं। जब अद्वैत ने यह महसूस किया तो वह एकदम से सीधा खड़ा हो गया। अब अनामिका बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। हर एक एक्शन, या यूं कहीं कि उसकी आंखों में देखते हुए उसकी रूह की गहराई में झांक रही हो। अद्वैत कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनामिका बिना कुछ बोले सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक पल के लिए अद्वैत को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। अंडस्को दरवाजे के पास रुककर अनामिका ने बिना पीछे देखे ठंडी आवाज में कहा, आग से खेल रहे हैं आप, जरा संभल कर खेलिएगा, जलने का खतरा बहुत है। अंडस्को अद्वैत ने वहीं खड़ा होकर कुछ पल खामोशी से उसकी पीठ को देखता रहा और फिर धीमे लेकिन गहरी आवाज में बोला, हाँ सही कहा तुमने, पर आग से खेलना मुझे बेहद पसंद है। लेकिन तुम अंडस्को कोई खेल नहीं हो, बल्कि हिस्सा हो मेरा अंडस्को स्पार्कल, और मुझे जलना मंजूर है। वही कुछ पल रुककर उसने धीमे स्वर में कहा, माय प्रेशियस स्पार्कल। उसकी ये बात सुन अनामिका के चेहरे पर एक गहरी मिस्टीरियस मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा कमरे से बाहर निकल गई। अद्वैत अब भी उस बंद दरवाजे को देख रहा था जिससे अभी अभी अनामिका बाहर गई थी। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, एक खलीपन सा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे वो अद्वैत जो हर समय रहता है वो अब वो है। उसने एक बार मुड़कर उस वीडियो को देखा, फिर अपने जेब में हाथ डाले, सीटी बजाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो धुन बहुत अजीब थी, बेहद अलग, उसका ऑरा बेहद मिस्टीरियस था। वही थोड़ी दूर पर खड़ी अनामिका आराम से दीवार के सहारे खड़े होकर उसे ही जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकटक अद्वैत की पीठ को देख रही थी तब तक जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। अनामिका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने एकदम से कहा,
तो मेरा शक सही था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक उसी वक्त उसका फोन बज उठा। आवाज सुनते ही उसने सामने से नजरें हटाईं और फोन की स्क्रीन देखी। नंबर देखते ही उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बिना कुछ कहे वह तुरंत वहां से बाईं तरफ मुड़ गई और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। वहीं ठीक उसी वक्त पास ही दीवार से टिके खड़े अद्वैत, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे था, वो लिफ्ट की दिशा में देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ तो चल रहा था उन दोनों के बीच, कुछ ऐसा जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। उन दोनों के अलावा कुछ राज थे, कुछ अनकही उलझने, जिन्हें दोनों जानकर भी अनजान बनने की कोशिश बखूबी कर रहे थे। दूसरी तरफ अंडस्को राघव इस समय अपने ऑफिस में बुरी तरह परेशान होकर चक्कर काट रहा था। गुस्से में उसने सामने रखी वाज उठाए और सीधा सामने लगी टीवी स्क्रीन पर फेंक दी। उसकी इस हरकत पर निधि थोड़ी सहम गई। बात ये थी कि रिक्तांश से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। कितनी ही कोशिश कर ली पर कोई कॉल तक नहीं लग रहा था। और अभी अभी उसे खबर मिली थी कि उन लोगों ने भी अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। निधि और रंजीत दोनों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रंजीत भी वही कुर्सी पर बैठे उलझन में सोच रहे थे, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये वक्त तो रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। तभी निधि के लैपटॉप पर अचानक एक पॉपअप साउंड हुआ। सन्नाटे में उस आवाज ने सबका ध्यान उसकी स्क्रीन की ओर खींच लिया। निधि ने कांपते हाथों से लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और मेल चेक करने लगी। जैसे ही उसने पढ़ा, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए और वह खुशी से चीख पड़ी। ये मेल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है। जो डील हमने उनके सामने रखी थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है। उसकी बात पर रंजीत और राघव दोनों को ही अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंडस्को राघव ने झटके से लैपटॉप अपनी तरफ खींचा और मेल बार बार पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वहां साफ लिखा था कि AR एंटरप्राइजेज ने उनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ शर्तों के साथ फाइनल करने के लिए उन्हें आज ही मिलने बुलाया है। ये खबर सुनते ही रंजीत, राघव और सब लोग एकदम से खुश हो उठे। पर रंजीत के मन में अचानक एक शक सी कौंधी। इस क्राइसिस के समय AR एंटरप्राइजेज हमें अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? हमारे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। इस समय इस प्रोजेक्ट के मुताबिक तो उन्हें भी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहीं राघव खुशी में डूबे निधि से बोले, निधि अभी तुरंत कार निकालो, हम सीधे AR एंटरप्राइजेज जा रहे हैं। रंजीत को फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, पर क्या ये कोई नहीं जानता था। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही वो लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ऑलरेडी है। खैर, राघव और निधि तुरंत कंपनी की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में उनकी कार AR एंटरप्राइजेज की उस चमचमाती ऊंची इमारत के सामने रुकी, जहां बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, सब कुछ बेहद लग्जरियस। देखते ही एक पल को राघव और निधि दोनों की आंखें चौंधिया गईं, पर उन्होंने खुद को संभाला और कार से बाहर निकल पड़े। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। वहां के सिक्योरिटी स्टाफ का उनका इस तरह वेलकम करना देखकर राघव को अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वहीं निधि को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा, मुझे तो पता था कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन में एंट्री लेना इतना आसान नहीं होता। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाता, तो फिर हमें इतनी आसानी से क्यों अंदर आने दिया गया? और ये लोग इतने अच्छे से बात भी कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? उसने राघव से ये सवाल भी किया, पर राघव अपनी खुशी में डूबा कोई गड़बड़ी नहीं चाहता था। उन्होंने निधि की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अरे निधि, हम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, लोग इज्जत देंगे ही। हम यहाँ डील के लिए आए हैं, तो इधर उधर का ध्यान छोड़कर काम पर फोकस करो। निधि ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाकर रह गई। दोनों सीधे अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर का इंटीरियर इतना चमकदार था कि लग रहा था मानो किसी शाही महल में आ गए हों। राघव बस उसी नज़ारे को देख रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। निधि के कहने पर वो होश में आया और अब वो दोनों सीधा रिसेप्शन के पास गए, जहां एक खूबसूरत लड़की ने बेहद पोलाइट वे में उनसे पूछा कि उन्हें किससे मिलना है। तो राघव ने वो मेल सीधा उन्हें देखते हुए कहा, मैं राघव राठौर _ राठौर कॉर्पोरेशन का CEO।
रिसेप्शनिस्ट ने बस ओक कहा और उन्हें वेटिंग एरिया में वेट करने को कहा कि बॉस अभी आती ही होंगी। क्या वो कंपनी में नहीं है? अंडस्को राघव ने पूछा। नहीं सर, उनकी एक मीटिंग थी, सो दैट्स वाई वो ऑफिस में नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने पॉलिटिव वे में कहा। उसकी बात मानकर दोनों वहीं बैठ गए। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ जेल में कियारा की हालत एक ही दिन में पूरी खराब हो गई। वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी, तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई अंडस्को। क्योंकि अंडस्को कियारा अब भी जेल में थी और एक ही दिन में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने यहाँ आते ही उन खतरनाक औरतों से पंगा ले लिया था और उन औरतों से बहस की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा और तंग किया। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसे किसी ने रोका तक नहीं। कियारा अभी बेहोश पड़ी हुई थी, उसके कपड़े फट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, पूरी भिखारन लग रही थी। अचानक से उसके मुंह पर पानी की बौछार हुई। उसने चीखते धीरे धीरे आंखें खोली और सामने की तरफ बड़ी मुश्किल से देखा। उसका चेहरा फिलहाल अभी अंधेरे में था। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर सामने उस औरत को देखा, जहां वही औरत उसके सामने खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। कियारा की आंखों में अभी भी नींद थी, लेकिन अब उसका चेहरा डर से पीली पड़ गई। वह डरते डरते उस औरत को देखने लगी। इस औरत ने उसका जीना हराम कर रखा था। इतनी बेइज्जती और मनमानी उसने बचपन से किसी की नहीं सही थी। सब उसे प्रिंसेस की तरह रखते थे और अब उसकी क्या हालत हो गई थी। उसे अपनी हालत पर होना आ रहा था। तभी उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ महारानी, यहाँ क्या सोने आए हैं? चल उठ, नखरे बंद कर समझी, यहाँ का काम कौन करेगा? हमारी वहिनी के पैर दबाने हैं, चल। ये कहकर उसने जोर से डांटा। उसने कियारा के बालों को पाकर कर खींचा, जिससे कियारा की चीख निकल गई। लेकिन वही उसका चेहरा देखकर उस औरत की भी चीख निकल गई। हे देवा, अंडस्को ये क्या है? उसने घिनन से कियारा का चेहरे दूसरी तरफ कर दिया, जिससे कियारा गिर गई। उसे समझ नहीं आया। अपना चीखना तो उसे समझ आया, लेकिन उस औरत का चीखना उसे समझ नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की पर पैर जवाब दे रहे थे। कुछ खाया पिया नहीं था, खाना भी नहीं मिला था उसे। ऊपर से वह इन सब की जिम्मेदार अनामिका को मान रही थी, पर आज उसके पूरे शरीर पर अजीब सा जलन और दर्द हो रहा था, जैसे वो जल रही हो। वही वो औरत तुरंत भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। कियारा का दिमाग ही घूम गया। वो उठते हुए आगे थोड़ी रोशनी में आई। वही उसका चेहरा देखकर सभी पीछे हट गए। ये अंडस्को, ये इसके चेहरे को क्या हुआ है? अंडस्को, ची अंडस्को, कितना गंदा और डरावना है अंडस्को, कहीं ये कोई चरल तो नहीं? उन औरतों ने कहा। कियारा एकदम से डर गई। उसने डरते हुए अपने चेहरे को छुआ। उसे बहुत दर्द हुआ। लेकिन क्यों अंडस्को? उसने अपनी हाथों को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पूरे हाथों पर बड़े बड़े बेहद भद्दे फोड़े आ गए थे, जिससे खून रिस रहा था। उसका पूरा हाथ बहुत घटिया और भद्दा लग रहा था। कियारा एकदम से डर गई और रोने लगी। ये क्या क्या हो गया है मुझे, मेरे हाथ? तभी उसका ध्यान एक आईने पर गया। अंडस्को, उसने रोते हुए कांपते हाथों से उस आईने की तरफ देखा और अपना चेहरा देखते ही वो बुरी तरफ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अपने बाल खींचने लगी। उसका पूरा चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े निकल गए थे, जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। कुछ ही देर में वहां लेडी कांस्टेबल आ गई और कियारा का इतना भयानक चेहरा देखकर बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत सीनियर को इन्फॉर्म किया और बाकी औरतों को बाहर निकालकर कियारा को वहीं छोड़ दिया। मुझे अंडस्को भी बाहर निकलो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो प्लीज, मुझे बचा लो अंडस्को, मेरा चेहरा अंडस्को, मेरा चेहरा अंडस्को। वो पगलों की तरह चीखने लगी, रोने लगी। उसे अपने ही वजूद से डर लग रहा था। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ राघव को वेट करते करते लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने उसे बुलाया नहीं था। अब उसे टेंशन भी हो रही थी और चिड़चिड़ाहट भी। वह सीधा रिसेप्शन पर गया और बोला, जी क्या हुआ? अभी तक मिस यार नहीं आई है क्या? अंडस्को, देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, अभी तक नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। रिसेप्शनिस्ट का ये रूखा जवाब सुनकर राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मन महसूस कर कुछ नहीं कहा और चुपचाप फिर से वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गया। अनामिका के केबिन में अनामिका आराम से बैठी हुई थी।
सामने वही वेटिंग अरेव की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। राघव को ऐसे परेशान होते देख उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वही राघव के पास समय कम था, क्योंकि उसे बार बार कॉल आ रहे थे कि कंपनी की हालत और बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम जल्दी ही दिवालिया हो जाएंगे। राघव बहुत परेशान हो गया था। वहां बैठे बैठे देखते देखते ही 2 घंटे और बीत गए। अब तो उसे लगने लगा कि शायद वह बर्बाद हो जाएगा। उसके पास मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। उधर केबिन में अनामिका ने आराम एक मीटिंग भी अटेंड कर ली। उसे अच्छे से पता था राघव कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। उसने सीसीटीवी की तरफ देखते हुए कहा, प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची शेरा अंडरस्को? ऑलमोस्ट डन बॉस, अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक डेंजरस सी स्माइल आ गई। उसने राघव को देखते हुए कहा, तो बुलाऊं इन्हें, जो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ चलकर आए हैं। शेरा ने अनामिका का इशारा समझकर हाँ में सिर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया और बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने राघव को आवाज दी, सर आप जा सकते हैं, राइट साइड से टॉप फ्लोर। राघव और निधि ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने कपड़े ठीक किए और रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए रास्ते की तरफ चल पड़े। लिफ्ट में पहुंचकर उन्होंने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। उन्हें थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ही देर में वो टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। वहां सामने ही उन्हें एक केबिन दिखा। शेरा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी। उसने कहा, इस तरफ चलिए। राघव को अजीब सी घबराहट और डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में वो एक दरवाजा के सामने खड़े थे। शेरा ने नॉक किया, तभी अंदर से एक गहरी आवाज आई, कम इन। शेरा ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया, उसके पीछे राघव भी। अंदर जाते ही उसे सन्नाटा पसरा मिला। लाइट्स हल्की हल्की थीं। सामने की चेयर पर कोई बैठा था जिसकी बैक साइड दिख रही थी। राघव ने गौर से देखने की कोशिश की, तभी एक आवाज आई, वेलकम मिस्टर राघव राठौर। अपना नाम सुनकर राघव चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आया हुआ है तो इन्हें मेरा नाम पता होना स्वाभाविक है, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। हेलो मिस एआर, उसने पॉलिटली कहा। तभी ने कहा, हैव ए सीट। शेरा जाकर साइड में खड़ा हो गया। राघव को पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे उसने यह आवाज कहीं सुनी है, ये औरा कुछ जाना पहचाना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल उसने अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चुपचाप वहां बैठ गया। तभी अनामिका ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा हुआ था, आंखों का रंग भी अलग लग रहा था। राघव पहचान नहीं पाया। राघव ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे मिल पाया। अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, काम की बात करें, वैसे आपकी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है न? राघव बोला, जी नहीं तो, हमारी कंपनी की कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन हम जल्द ही अपने सारे लॉस को रिकवर कर लेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप बस प्रोजेक्ट पर हमें काम करने का मौका दीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा। अनामिका हंस पड़ी, कैसा फायदा मिस्टर राठौर? आपकी कंपनी तो खुद डूब रही है और गैस वॉट, बड़ी दुख की बात है कि कोई आपका साथ भी नहीं दे रहा। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थोड़ी सी क्राइसिस चल रही है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट और सोर्सेस मिल जाएंगे तो हम जल्दी ग्रो करेंगे और आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अनामिक ने पेपर बेड को घुमाते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि मुझे प्रॉफिट की चिंता है मिस्टर राठौर? वह भी आपकी छोटी सी कंपनी मुझे क्या ही प्रॉफिट देगी? अभी तो आपको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैंने भी आपकी मदद नहीं की तो आपकी बर्बादी तय है। एम आई राइट अंडरस्को मिस्टर राठौर अंडरस्को? राघव चुप हो गया। उसे जवाब न देता पाकर अनामिका ने गहरी आवाज में कहा, राइट और नॉट अंडरस्को? राघव एकदम से जैसे होश में आया और हल्की से कहा, राइट, क्योंकि बात तो सही ही थी, जरूरत उसे थी। हम गुड अंडरस्को? राघव को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। फिलहाल उनकी कंपनी को किसी ऐसे इन्वेस्टर की सख्त जरूरत थी जो उनकी कंपनी को बचा सके, क्योंकि लगभग 30-40% शेयर दूसरी कंपनियों ने खरीद लिए थे। अगर उन्होंने 50% क्रॉस कर लिए तो कंपनी की ओनरशिप उनके पास चली जाएगी। मिस, मैं वादा करता हूँ इस प्रोजेक्ट से आप निराश नहीं होंगी। और अंडरस्को?
मिस्टर अंडरस्कोर राठौर, बिजनेस वादे से नहीं चलते हैं, डील से चलती है, और फिलहाल आप वादे करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कंपनी भी बच सकती है आपकी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है अंडरस्कोर। राघव बहुत कंफ्यूज हो गया। कौन सी कंडीशन अंडरस्कोर? अनामिका ने शेरा की तरफ इशारा किया। शेरा ने एक फाइल राघव की तरफ बढ़ाई। राघव ने कंफ्यूज होकर अनामिका का चेहरा देखा और फिर फाइल पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ते जा रहे थे। वह झटके से खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बकवास है? मैं अपने शेयर आपके नाम क्यों करूंगा? फाइल के मुताबिक आपको कंपनी की रियल ओनरशिप मिल जाएगी। अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा। आवाज नीचे, मिस्टर राठौर, मुझे अपने सामने किसी की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। भूलकर भी यह गलती मत कीजिएगा। राघव को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंसता जा रहा हो। की इतनी डरवानी आवाज सुन उसके पूरे बॉडी में गॉसिबम्स आने लगे, और ये शब्द एग्जैक्ट यही शब्द उसने अनामिका के मुंह से भी सुने थे। वो एकटक अपने सामने बैठी उस क्रूर लड़की को देख रहा था। तभी शेरा ने कहा, नजरें नीचे, मिस्टर राठौर अंडरस्कोर। राघव थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो यहाँ हेल्प के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो दोनों तरफ से फंस गया था। सॉरी मैं बस अंडरस्कोर, लेकिन ये कंडीशन। उसकी बात तो इग्नोर करते हुए ने आराम से कहा, अब मैं इतनी महान तो नहीं कि बिना अपनी प्रॉफिट के ऐसे ही सभी की मदद करती फिरूं। वैसे भी बर्बाद तो आप ऐसे भी होंगे और वैसे भी, इसलिए अगर मदद चाहिए तो कंडीशन आपके सामने है। द चॉइस इज ओनली योर्स अंडरस्कोर। मिस्टर राठौर। राघव का दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो गहरी सोच में पड़ गया। उसे अच्छे से पता था कि अगले 1 घंटे में राठौर कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाएगा। तब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और अगर वो ये कंडीशन मान ले तो फिर उसके पास 30% शेयर्स बचेंगे, और AR एंटरप्राइजेस कोई छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं। अगर वो मिल जाए तो उसका 1% भी करोड़ों में होगा। बर्बाद होने से अच्छा ये उसके पास आखिरी मौका है। बाकी के कुछ शेयर्स उसके दादा के पास है, वैसे भी वो उनका बड़ा पोता है, तो उसे ही मिलेंगे सारे शेयर्स। वो इन्हीं सोच और उलझन में गुम था। वही अनामिका उसके चेहरे पर परेशानी देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे बहुत अच्छे से पता हो कि कौन कितना पानी में है और सामने वाला सोच क्या रहा है अंडरस्कोर। वही शेरा हैरानी से अनामिका को देख रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अनामिका इतना बड़ा गेम प्लान कर रही है। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। जबकि उसने अपने टीम को कहकर मार्केट से शेयर्स की वैल्यू खुद गिराए और अब उसे यहाँ से इस कंडीशन पर वापस भी ले लेंगी। उसने मन ही मन सोचा, बॉस यू आर जीनियस, और इतनी खतरनाक प्लानिंग, मतलब आग भी खुद लगाए, शेयर्स भी खुद गिराए और खरीदे भी खुद ही, और अब कंपनी की ओनरशिप भी आपकी अंडरस्कोर। ये राघव तो बहुत बुरा फंसा है। मतलब सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चला और अपने उसे बर्बाद कर दिया। शेरा ने तुरंत अपना पसीना पूछा, उसकी बॉस की दुश्मनी बड़ी महंगी हो तो है। वही अनामिका ने राघव का पिला पड़ा चेहरा देखते हुए कहा, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ सोचने के लिए। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं। बर्बाद होना है या फिर आबाद होना है, यह आपके ऊपर है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अंडरस्कोर। टिक टॉक टिक टॉक। राघव के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। एक बात ये भी थी कि जिस कंपनी का वो ओनर है उसका ही वो बस शेयर होल्डर बनकर रह जाएगा। उसने आचनिक से कहा, और अगर मैं आपकी शर्त नहीं मानूं तो? अनामिका ने सर टेढ़ा कर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने वैसे ही कहा, मुझे न सुनने की आदत नहीं है मिस्टर राठौर। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जिंदगी नरक बनाने में मुझे जरा सा भी समय नहीं लगता। इतना कहते ही उसने साइड में इशारा किया। लाइट्स ऑन हुई और राघव का चेहरा सुन पड़ गया। वही 2 लाशें पड़ी थीं, बहुत ही बुरी हालत में, जैसे किसी ने उन्हें चीर फाड़ दिया हो। डरिए मत मिस्टर राठौर, इन्होंने ने भी मुझे न कहा था। देखिए, बाकी आप समझदार हैं ही अंडरस्कोर। वेल 4 मिनट्स आपके वेस्ट हो गए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस 1 मिनट अंडरस्कोर, तो क्या सोचा आपने? राघव को लग रहा था जैसे वह पूरी तरह फंस चुका है। वो एकटक उस पेपर को घूर रहा था। अंडरस्कोर मीटिंग रूम। राघव अभी भी सदमे में बूथ सा एक जगह बैठा हुआ था। उसकी नजरें उस कागज पर टिकी थी जिसे वह बिना पलक झपकाए घूरे जा रहा था।
अनामिका की वो बात कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या ये सही होगा? कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं? वो खुद ही सवाल कर खुद ही जवाब देता। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। पूरे कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और राघव की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। केवल 30 सेकंड बचे हैं। टिक टॉक अंडरस्कोर। राघव ने बिना और कुछ सोचे कांपते हाथों से पेन उठाया। अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उसने जल्दी से उस कागज पर साइन कर दिया। जैसे ही उसने साइन किया, उसे ऐसा लगा मानो उसने बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी सांसें हादसे से भी ज्यादा तेज चलने लगी। साइन होते ही अनामिका के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी जो उसके मास्क के पीछे छिप गई। उसने शेरा की तरफ नजर मिलाई। शेरा ने बिना देर किए कागज को उठाकर अपने पास रख लिया। राघव वहीं बैठा जमीन को घूर रहा था। उसने सामने देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह अपने ही विचारों में कहीं गुम था। तभी, गुड डिसीजन मिस्टर राठौर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी और आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। अब गेट लॉस्ट। राघव ने हैरानी से अपना सिर उठाया और अनामिका की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी अनामिका ने उससे किस लहजे में बात की है। राघव ने उसकी आवाज सुनी, पर वो ऐसे उसे बाहर जाने को कह रही थी जैसे वो कोई सड़कछाप भिखारी हो। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अनामिका ने देखा कि राघव अभी भी वहीं खड़ा है, तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोली, लगता है आपको एक बार में बात समझ नहीं आती। वैसे तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे सामने खड़े भी हो सके अंडरस्को। लेकिन फिर भी मैंने अपना कीमती समय आपको दिया। अब बस गेट लॉस्ट। और मुझे बार बार अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत कीजिए, वरना नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा मिस्टर राठौर। उसकी आवाज में व्यंग्य और मजाक उड़ाने वाला लहजा था। राघव का चेहरा शर्म से झुक गया। वो कुछ बोल नहीं सका। वह बिना कुछ कहे तेजी से गेट के बाहर चला गया। अंदर बैठी अनामिका की नजरें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं। उसने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया और शेरा की तरफ देखा। शेरा ने उसका इशारा समझते हुए तुरंत कागज उसके हाथ में रख दिया। अनामिका ने उस कागज को 2 उंगलियों से उठाया और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी, संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, बर्बादी मुबारक हो डियर बड़े भैया, रक्षाबंधन है ना कल, तो मैंने गिफ्ट खुद ही ले लिया। कहकर वो जोर से हंसने लगी। उसने अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका दिया और हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक हाथ से शेरा को जाने का इशारा किया, जिससे वह सीधा बाहर चला गया। शेरा के जाते ही अनामिका ने अपनी आंखें खोली और एकटक ऊपर छत को घूरने लगी। ये वही प्रॉपर्टी थी जिसके कारण अतीत में उस पर इल्जाम लगे थे, जिसके चलते उसके अपने घरवालों ने ही उसका अपमान किया था। अतीत की बातें सोचकर उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। अक्सर ऐसा होता था, जब भी वो अपने अतीत को याद करती, उसके दिल में एक अजीब सी चुभन होती थी। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को झटका। तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां मां लिखा हुआ था। अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कॉल पिक करते हुए प्यार से कहा, मां। सीता जी ने दूसरी तरफ से कहा, अब जल्दी घर आओ, बहुत हो गई मीटिंग, अब मैं एक नहीं सुनूंगी। जल्दी घर आओ प्रिंसेस, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। अनामिका ने बस हम में जवाब दिया और आधे घंटे में पहुंचने का कहकर कुछ देर बात करके फोन काट दिया। फिर एक बार उसने उस कागज को देखकर मुस्कुरा दी। वहीं बाहर राघव एक बेंच पर बैठा था। निधि थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि राघव जब से मीटिंग हॉल से बाहर आया था, उसके भाव ऐसे थे जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो। निधि ने इस बार जोर से आवाज लगाई, जिसके बाद वह होश में आया। वो राघव का ध्यान अब भी कहीं और ही था। सर आप ठीक तो है न? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना उसकी तरफ देखे कार से बैठा और वहां से निकल गया। पीछे खड़ी निधि बस देखती रह गई। वही दूसरी तरफ जेल में कियारा की हालत बहुत खराब हो गई थी। वही कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा था। बाकी सब औरतें तो भरजोड़ बीमारी के डर से उसे अलग कर दिया था कि कहीं कोई गंभीर बीमारी न हो जाए।
वो बस रोते रोते जमीन पर पड़ी थी। ताकत नहीं थी उसमें थोड़ी सी भी। वही जेल के बाहर एक कार आकर रुकी, जिससे राधिका जी बाहर निकली। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने कुछ पर उस पुलिस स्टेशन को देखा और सीधा अंदर चली गई। कियारा की कंडीशन के बारे में घर पर सबको पता चल गया था, लेकिन राजेंद्र तो अपने ही कंपनी के काम में उलझे है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राधिका जी का दिल नहीं मान रहा था। उन्होंने खुद तो रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। आखिर जिस बच्ची को उसने पाला पोषा था, इतना प्यार किया था, उनकी ममता उन पर हावी हो गई और वो बिना सोचे समझे सीधे यहाँ चली आई। अंदर पहुंचकर वो इंस्पेक्टर से मिलकर सीधा कियारा के सेल की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ एक अलग ही डर, घबराहट महसूस हो रही थी उन्हें। अंडस्को खैर, अब वो सीधा सेल के सामने खड़ी थी। उसने कपते आवाज में धीरे से कहा, कियारा और अंडस्को। वही कियारा अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसने सामने की तरफ देखा, जहां राधिका जी खड़ी उसे पुकार रही थी। कियारा ने जोर से रोते हुए कहा, मोम अंडस्को। उसने उठने की कोशिश की और जैसी तैसी लड़खड़ते हुए आगे आई। वही उसकी हालत और उसका इतना भयानक चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई। राधिका जी ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिए। कियारा की ऐसे हालत देखकर उनकी आंखें भीग गई। कियारा, अंडस्को, ये सब क्या हो गया बच्चे? कियारा ने रोते हुए बेचैनी से कहा, मोम, ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल दिया है भगवान ने। मोम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मोम। प्लीज मुझे आप लोगों से दूर मत कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अंडस्को। वही उसकी बात सुन राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी ममता में वो ये भूल गई कि उसकी अपनी बेटी के साथ क्या क्या हुए। अंडस्को। कल्याणी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड के बाहर रखी बेंच पर राधिका जी चुपचाप बैठी अपनी हथेलियों को मरोड़ रही थी। चेहरे पर टेंशन, थकान और आंखों में हल्की नमी लिए हुए उनकी नजरें लगातार आईसीयू के ऊपर जल रहे लाल बल्ब पर टिकी थी। अंदर कियारा का ऑपरेशन चल रहा था। हुआ यूं था कि जेल में जब कियारा उनके सामने रो रही थी, उसी समय उसके शरीर के घाव अचानक से अजीब तरह से फटने लगे थे, जिनसे लगातार खून और पस बह रहा था। कियारा की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह उसी समय वो तड़पते हुए बेहोश हो गई थी। राधिका जी उसकी हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई कि ये क्या हो रहा है? बच्चे उठो, कियारा, कोई है? इंस्पेक्टर जल्दी आओ यहाँ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी इतनी तेज आवाज सुन तुरंत वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने एक्शन लिया। इमरजेंसी की स्थिति देखते हुए कियारा को फौरन अस्पताल लाया गया और तभी से उसका ऑपरेशन चल रहा है। अंदर डॉक्टर खुद हैरान थे कि उसकी हालत अचानक इतनी बिगड़ी कैसे और इतनी बुरी हालत में वह वहां कैसे पहुंची। राधिका जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह इस समय सब कुछ भूल चुकी थी, ये भी कि कियारा ने क्या किया था या नहीं अंडस्को किया था। उन्हें बस कियारा का बचपन का चेहरा और उसके साथ बिताए गए पल याद आ रहे थे, जिन्हें याद कर वो रोए जा रही थी। कुछ देर बाद ही राजेंद्र जी भी अस्पताल पहुंचे। हालांकि वे खुद बहुत परेशान थे। कंपनी को लेकर वे बार बार राघव को कॉल कर रहे थे, पर उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वह फोन भी नहीं उठा रहा था, जिससे राजेंद्र जी की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अचानक ही राधिका जी का फोन उनके मोबाइल पर आया। उन्होंने बिना देर किए फोन उठाया और राधिका जी ने उन्हें अस्पताल आने के लिए कहा। ये सुनते ही राजेंद्र जी घबरा गए और तुरंत भागते हुए अस्पताल पहुंचे। उनके साथ कामिनी और सोनाली भी थीं। राजेंद्र जी सीधे राधिका जी के पास पहुंचे, जो उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बार बार कियारा का नाम लेने लगी। राजेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है अंडस्को। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, राधिका, साफ साफ बोलो, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुमने अर्जेंट कॉल क्यों किया था? सब ठीक है ना? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो। तभी कामिनी भी आगे आए और राधिका के पास बैठते हुए बोली, हाँ भाभी, कुछ तो बताए। आपने अचानक कॉल किया, हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। अभी तो हॉस्पिटल में अंडस्को, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाभी प्लीज बोलिए अंडस्को, कामिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राधिका जी ने रोते हुए पहले राजेंद्र को देखा, फिर कामिनी की ओर देखते हुए हकलाकर कहा, वो मेरी की, उसे कुछ हो गया है, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है,
मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी बेटी ठीक चाहिए। माना उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत खराब है। कियारा का नाम सुनते ही राजेंद्र जी के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, राधिका, तुम भूल गई क्या? उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया था? राधिका जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि कियारा भी हमारी ही बेटी है, जिसे हमने पाल पोसकर इतना बड़ा किया। वो हमारी बेटी है। मैं मानती हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी माफ़ी आसान नहीं, लेकिन हम उसे एक मौका तो दे सकते हैं ना। हर इंसान को एक मौका मिलता है, तो मेरी बेटी को क्यों नहीं? मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैंने उसे पाला है, बड़ा किया है। वो मेरी बेटी है। वो बहुत तकलीफ में है। राजेंद्र बहुत तकलीफ में है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। बोलते बोलते राधिका जी रो पड़ी। उनकी ये शब्द सुनकर राजेंद्र जी भी चुप हो गए और किसी सोच में गुम हो गए। काफी देर बाद कामिनी ने हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी, क्या हुआ कियारा को? राधिका जी ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर राजेंद्र जी भी थोड़े परेशान हो गए। एक पल को वे सब कुछ भूल गए, ये भी कि कियारा ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। राजेंद्र जी भी कियारा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बचपन से ही उसे राजकुमारी की तरह पाला था। सब कुछ भूल पाना उनके लिए भी आसान नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर उनका दिल भी पसीज गया। वहीं थोड़ी दूरी पर पुलिस की एक टीम भी मौजूद थी, क्योंकि आखिर कियारा जेल से आई थी, तो उसे ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर ने हालात देखकर तुरंत वहां से हटकर कॉरिडोर में जाकर किसी को फोन लगाया, कुछ बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। उधर दूसरी तरफ जब निधि ने राघव को वहां से जाते हुए देखा, तो उसने तुरंत अपने पर्स से फोन निकाला और वरुण को कॉल लगा दी। वरुण राघव का पर्सनल असिस्टेंट था, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए फिलहाल उसकी जगह निधि संभाल रही थी। कॉल उठते ही वरुण ने कहा, निधि, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी खबरें आ रही हैं? मैं वहां पहुंच ही रहा हूँ। सर ठीक तो है ना? निधि ने घबराए स्वर में कहा, सर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एक तो कंपनी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, पता नहीं और कब क्या हो जाए, और दूसरों से भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, और लास्ट शेयर भी जा रहा है। कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई है। सर तो कहीं चले गए हैं, मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया है, और मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है। वरुण ने शांत स्वर में कहा, डोंट वरी निधि, मैं कुछ घंटों में वहां पहुंच जाऊंगा। तब तक जितना हो सके संभालो। सभी को कुछ अपडेट दो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। निधि ने एक बार अपने फोन की स्क्रीन देखी, फिर जाते हुए राघव की कार को देखा। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने एक बार मुड़कर उस ऊंची इमारत को देखा और फिर अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप, वर्क कंप्लीटेड लेडी बॉस, जिसके बाद वो आराम से वहां से चली गई। उसकी चाल में एक खास एटीट्यूड देख रहा था। राजवंश पैलेस में सीता जी तैयार होकर लिविंग एरिया में बैठी थीं और सिया से बातें कर रही थी। सिया सीता जी के साथ अब बहुत ज्यादा सहज महसूस करने लगी थी। उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी फीलिंग आती थी। सीता जी ने सिया को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मैंने इसे कहा था कि जल्दी आ जाना, हम शॉपिंग पर चले गए, लेकिन ये सुनती ही नहीं। बस काम ही काम। इसकी उम्र की लड़कियां घूमती फिरती हैं, मौज मस्ती करती हैं, पार्टियों में जाती हैं, लेकिन एक मेरी प्यारी बेटी है, जिसे बस कंपनी और काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अभी तक आई भी नहीं है। उनकी प्यारी प्यारी शिकायतें सुनकर सिया बस मुस्कुरा दी। तभी कल्याणी जी सीता जी की तरफ थोड़ी झिड़कते हुए बोली, खबरदार बहू, जो मेरी प्यारी पोती के बारे में कुछ भी कहा तो मैं नहीं सुनूंगी उसके बारे में कुछ भी। मेरी पोती सबसे बेस्ट है। जिस उम्र में लोग बिगड़ जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, उस उम्र में मेरी पोती ने अपना खुद का एम्पायर सेटअप कर लिया है। मेरी पोती इनक्रेडिबल है, उसके जैसी कोई नहीं। उसकी आवाज में अलग ही रॉयल्टी झलक रही थी, और उसी अंदाज में वो अपनी पोती को अपने बहू की दाद से प्रोटेक्ट कर रही थी। सीता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ अंडस्को, आप तो साइड लेंगे ही उसकी। अरे मेरी डार्लिंग, क्या बातें हो रही है। वेद आते हुए सीधा कल्याणी जी के गले में लिपट गया और उसके गाल पर किस कर दी। तभी अनामिका की आवाज वहां गूंजी। उसकी बात सुन वेद की आंखें छोटी हो गई। अंडस्को
टू बी कंटिन्यूड।